या लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इतना तो पढ़ लिया कि इस चैप्टर में अपने को क्या करना है उससे संबंधित, उतना तो अपन ने पढ़ लिया। अब इसके लास्ट के कुछ टॉपिक्स हैं, दो मेन टॉपिक्स हैं। एक अपना आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा अपना आता है रैंसिडिटी ऑफ फूड। उन्हीं दोनों टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। और एक बात बता दूं कि वो दोनों ही एग्जांपल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन और रैंसिडिटी ऑफ फूड, ये दोनों के दोनों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो लिख देता हूँ पहले मैं कि अच्छा मेरा मतलब लोहा या फिर यूँ कहूँ कि मेटल कोई भी, उसकी जब रस्टिंग होती है, जंग लगती है। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगना आप आम रूप से देखते हो कि कई लोहे को, मेरा मतलब कई लोहे के मटेरियल्स को जंग लगते हुए देखते हो। तो डेली लाइफ का एग्जांपल है। और खाना भी कई बार ख़राब हो जाता है, जिसमें फ़ैट होता है, जिसमें ऑयल्स होते हैं। वो खाने अक्सर आपको फंगस लगे हुए दिखते हैं, ख़राब होते हुए दिखते हैं, राइट। फंगस ना भी लगें तो भी कई बार ख़राब हो जाते हैं, स्मेल ख़राब हो जाती है, स्वाद बेकार हो जाता है। तो ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं ना, वही हमको लिखना है कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, इन एवरी डे लाइफ। माने जंग लगना, खाने का ख़राब होना, ये सब जनरली हम लाइफ में देख लेते हैं। हर दिन का सिस्टम ऐसा ही होता है। तो दो एग्जांपल है इसके। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। और दूसरा रैंसिडिटी ऑफ फूड। रस्टिंग ऑफ आयरन से शुरुआत करेंगे, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा मेन टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक रहेगा कोरोजन। तो क्या होता है कोरोजन? मैं बताता हूँ। देखो यहाँ हमने लिखा है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, तो स्पेशली, और रस्टिंग का मतलब होता है जंग। तो लोहे पर लगने वाली जंग के बारे में एनसीईआरटी बताती है, पर मेन शब्द वो कोरोजन देती है। कोरोजन का मतलब क्या सिर्फ लोहे पर जंग लगना होता है? जी नहीं। कोरोजन का मतलब सीधे सीधे हिंदी में होता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना। लेकिन ये डिस्ट्रॉय अचानक से नहीं होता। मतलब जब लोहे को पानी, एयर, मॉइस्चर, इनके कांटेक्ट में आप रखा हुआ देखते हो, तो क्या आधे घंटे में जंग लग जाती है? क्या 2 दिन में जंग लग जाती है? लंबा वक्त लगता है। माने काम धीरे धीरे हो रहा है, माने ग्रेजुअल ये शब्द आएगा। वो धातु, वो मेटल, चाहे कोई सा भी हो, वो नष्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो दूसरा शब्द आएगा डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रॉय। तो ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेटल का। कब? जब ये एयर, वाटर, मॉइस्चर या किसी अन्य केमिकल, एनी अदर केमिकल लाइक एसिड के कांटेक्ट में आती है, तब इसकी सरफेस पर इन सब के एक्शन से अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे के केस में आपको भूरा रंग देखने को मिलता है, लाल भूरा रंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? इसकी डेफिनेशन बननी चाहिए कोरोजन माने मेटल्स का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। तो देखो, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स किसके थ्रू? बाय एक्शन ऑफ, किस किस का एक्शन? सर एयर का एक्शन, बाय एक्शन ऑफ एयर। और वाटर भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? सर मॉइस्चर भी लिख सकते हैं। और एनी केमिकल
such as an acid। ठीक है, एसिड हो, पानी हो, मॉइस्चर हो, एयर हो, जब इनके कांटेक्ट में कोई मेटल आती है तो उस मेटल की सरफेस पर ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन करती हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर और एनी केमिकल सच एज एन एसिड ऑन its surface। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मेटल्स जो होंगी, मान लो ये मेटल है, ये वाटर है, मान लो वाटर है, एयर है, ये इसके ऊपर आ गया, ये वाटर आ गया, ये एयर आ गया। ठीक है, तो इनके रहने से इस मेटल की सरफेस पर खराबी आना शुरू होगी, इसका नष्ट होना शुरू होगा, मेरा मतलब इसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये काम धीरे धीरे हो रहा है। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेटल्स का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कब? जब एयर वाटर इस पर एक्शन करते हैं आकर। कहाँ पर एक्शन कर रहे हैं? इसकी सरफेस पर। इसी डिस्ट्रक्शन को आप कोरोजन कहते हो। ठीक है क्या? तो ये अपना हो गया। तो आप लिख सकते हो दिस कंडीशन इज नोन एज कोरोजन। दिस डिस्ट्रक्शन या इसको ये लिखना था ना कि भाई, वो तो आप शुरू से लिखते आ रहे हो ना, शॉर्ट में इसको यूँ ही तो लिखेंगे। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, वाटर, मॉइस्चर एंड एनी केमिकल सच एज एन एसिड ऑन इट्स सरफेस इज नोन एज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन। इन सब की वजह से वही तो कहलाता है हमारा कोरोजन। इज नोन एज कोरोजन। इजी? ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इन सब में मेजर रोल किसका है? इन सब में मेजर रोल है एयर का। और एयर में भी मेजर रोल किसका है? ऑक्सीजन गैस का। तो मैं लिखता हूँ नोट पॉइंट में, मेनली दिस कोरोजन is done by oxygen of air, क्लियर है क्या? अब कोरोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आओ, इसका एग्जाम्पल है अपना सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अपन ने ऊपर लिख रखा है, पढ़ के बताओ। रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन? इन सब के साथ में अगर आयरन की मेटल, मतलब आयरन मेटल अगर इन सब के साथ में रिएक्ट कर ले तो हो गया आयरन पे लगने वाली जंग या फिर रस्ट का फॉर्मेशन। रस्ट एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, उसी को रस्ट कह रहे हैं। तो होता क्या है डेफिनेशन में समझोगे? वही बात है यार, लोहे में पानी लग जाए, लोहे की सरफेस पे पानी हो, एयर से रिएक्शन हो जाए, मतलब दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक पानी और एक एयर। ठीक है, तो हम कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? When iron reacts with air and water, it forms a red brown colored substance known as rust, and this situation or condition is known as rusting of iron। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन है रस्टिंग ऑफ आयरन की।
कैसे बनेगी वो? अरे भैया आयरन को ले लो, एयर को ले लो। अब एयर में कौन है इंपॉर्टेंटली? मेजरली ऑक्सीजन है। तो एयर से ऑक्सीजन को ले लो और वाटर को ले लो। 3 चीज़ें लेनी है, आयरन, एयर की ऑक्सीजन, वाटर। इन तीनों को मिक्स करोगे तो रस्ट बन जाएगी, जिसका कलर कैसा होगा? रेड ब्राउन। ओके, आओ देखते हैं रिएक्शन। Fe साथ में हम लेंगे एयर 3 टाइम्स ऑफ O2, साथ में हम लेंगे वाटर, यहाँ लेंगे हम 2xH2O। अगर आप यहाँ पर XH2O देख रहे हो कहीं भी लिखा हुआ तो वो गलत है, बैलेंस्ड नहीं है, पहले बता दूँ। अब ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा 2Fe2O3 डॉट XH2O। इसी को रस्ट कहा जाता है। सर यहाँ x क्या है? ये x एक वेरिएबल नंबर है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही नंबर है। ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, कितने भी हो सकते हैं, समझे? हो सकता है कुछ पानी की वजह से जंग लगी हो सकता है पूरा लोहा ही पानी में डूबा हुआ हो, तो वाटर के मॉलिक्यूल कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जंग तो लगेगी लगेगी, रस्ट तो बनेगा ही बनेगा। ऑक्सीजन और वाटर आयरन के साथ कांटेक्ट में आते ही रस्ट बनाएंगे धीमे धीमे। हे एक पहले तो लिख देता हूँ मैं कि x इज़ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स which is not definite here। समझे? नेक्स्ट थिंग, इसे रस्ट कहा जाता है। इसका एक नाम भी है, क्या नाम है? Fe2O3 को अगर आप देखो तो इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, राइट? और क्योंकि इसके साथ में पानी जुड़ा हुआ है तो इस पानी को क्या कहा जाएगा? हाइड्रेटेड। पानी जब होता है किसी के साथ में उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं ना, तो हम कह सकते हैं इसका नाम हाइड्रेटेड। आगे Fe2O3 में फेरिक कहेंगे या फेरस कहेंगे, वो डिपेंड करता है कि Fe पर क्या चार्ज है। तो एक Fe और ऑक्सीजन आपस में कैसे मिलकर बने हैं? ये कुछ ऐसे मिलकर बने हैं कि Fe पर +3 का चार्ज था और ऑक्सीजन पे -2 का। जब इनमें क्रिस क्रॉस हुआ तो ये बना Fe2O3। देख लो इन दोनों से ही बना है। मतलब Fe पर कौन सा चार्ज है अपना? +3 की कंडीशन में Fe को क्या बुलाते हैं? फेरिक आयन। तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, तो हाइड्रेटेड फेरिक। देन क्या करते हैं सर, कैटायन का नाम लिखने के बाद में कैटायन पर जो चार्ज होता है उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको रोमन नंबर के फॉर्म में कैटायन के नाम के आगे लगा देते हैं। ये बात हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। क्लियर? ये सी है, ध्यान रखना, इसको डी मत मान लेना, ये सी ही है। हाइड्रेटेड क्यों कहा? वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं इसलिए। फेरिक क्यों कहा? क्योंकि Fe2O3 को बनाने में Fe+3 आयन का रोल होता है और Fe+3 वाले आयन को फेरिक आयन बुलाते हैं। इसकी ट्रिक भी बताई थी हमने लास्ट क्लास में। तो कैटायन का नाम लिखने के बाद में, कैटायन माने पॉजिटिव आयन का नाम लिखने के बाद में, इस कैटायन पर जो चार्ज है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को कैटायन के नाम के जस्ट बाद में रोमन नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है। ये बात हम डिस्कशन कर ले चुके हैं। उसके बाद एनायन का नाम आएगा। एनायन अपना ये है O पे -2। इस एनायन का नाम होता है ऑक्साइड आयन। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑक्साइड। तो ये नाम पड़ गया इसका, और यही आपका रस्ट भी है, इसलिए आप लिख सकते हो रस्ट। क्लियर? कोई कलर पूछे सर, रेडिश ब्राउन या फिर रेड ब्राउन? ठीक है। कमाल की बात यह है, जिन लोगों को ये लगता है कि जंग लगने के बाद में लोहे का वजन बढ़ता है, तो मैं बता दूं आप लोग गलतफहमी में हैं, क्योंकि वो लोहा उबड़ खाबड़ दिखने लगता है तो कई लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि कहीं ना कहीं लोहे का वजन बढ़ रहा है। ठीक है।
क्योंकि ये जंग है ना, जंग ये लोहे को ख़त्म कर देती है, लोहे को खाई जाती है, डिस्ट्रॉय कर दे रही है ना, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना मेटल्स का। ठीक है, एक पॉइंट और कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? थोड़ी देर पहले मैं आपको एक मेथड सिखा के आया था, नॉन मेटल का एडिशन होना ऑक्सीडेशन होता है। ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है ना साइन एन प्लस का, तो नॉन मेटल इसमें जुड़ रही है, तो ये बनाएगा, तो यहाँ क्या हो रहा है अपना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, काई को सर नॉन मेटल ऐड हो रही है इसलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सर इसे देखो, ये भी तो आगे बढ़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है सर, इसके साथ ये भी तो जुड़ रहा है, मेटल इसमें ऐड हो गई, ये भी तो कह सकते थे। तो यहाँ मेटल का एडिशन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल ऐड हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कहाँ लिखूँ इसको मैं? ये लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में? चलो डब्बे में बंद करके लिख देता हूँ, या वहाँ लिख दूँ साइड में, वो तो ऊपर हो जाएगा इलाका, यहीं लिख देता हूँ। दो पॉइंट लिखने हैं मुझे यहाँ पर। एक कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लिख सकता हूँ यहाँ पर, यहीं पे जगह है। दूसरा, अगर इसको रोका ना जाए तो ये पूरे आयरन को ख़त्म कर देगी, समझ रहे हो? पूरे के पूरे आयरन को खा जाएगी। जो आयरन फ्री पड़ा हुआ था उसको ऑक्साइड बना बना के नष्ट कर दिया जा रहा है, माने जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो आप यहाँ मेटल के बजाय प्योर मेटल भी ऐड कर सकते थे। यहाँ प्योर मेटल ऐड करोगे तो और अच्छा लगेगा देखने में। ये ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योर मेटल्स बाय एक्शन ऑफ, आपके सामने। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, अगर इसको रोका ना जाए, रस्टिंग को रोका ना जाए आयरन पर, तो पूरा का पूरा आयरन खाली हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस रिएक्शन है, होती जाती है। NuOUS, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कंटिन्यूस रिएक्शन है। सो if not prevented then can eat up complete iron। दो पॉइंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको दिखा दिया, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है एक ही रिएक्शन में, तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और कंटिन्यूस रिएक्शन है, लगातार चलती रहती है, आयरन बर्बाद होता रहता है। अगर रोक नहीं पाओगे, प्रिवेंट नहीं करोगे, तो पूरे के पूरे आयरन को खा जाएगी। अब मैं हटता हूँ साइड में। इसके बाद मैं बात करता हूँ दो और मुद्दों पर। उनमें पहला मुद्दा अपना रहेगा कि सिर्फ लोहे पर ही जंग लगती है या फिर कोई और भी चीज़ होती है? जैसे लोहे का रंग बदल गया, क्या कोई और भी मेटल होती है जिस पर जंग वंग लगेगी तो कैसे लगेगी, उसका रंग क्या होगा? और दूसरा मुद्दा होगा हमारा कि ये प्रिवेंशन, जंग लगने से रोकने के लिए जो तरीके हैं, जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। मैं साइड में रखता हूँ, आप कॉपी कीजिए, फिर बाकी के दो मुद्दों को हम एक स्लाइड में कवर करेंगे और फिर एक और स्लाइड हम रेंसिडिटी से भर के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए क्लास, बात करते हैं अपने आगे की। मैंने कहा था दो मुद्दे डिस्कस करूंगा,
एक बात करूँगा प्रिवेंशन के मेथड्स की, वो मैं बाद में करूँगा। पहले मैं करूँगा कि कुछ और चीज़ों पर कोरोजन की, जैसे चांदी माने सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ब्रास और ब्रॉन्ज, वो बताता हूँ। और इन पर कोरोजन जो होता है वो क्या होता है, किस रंग का होता है। और फिर एक अनोखा शब्द पैटीना, शायद आपने सुना हो, शायद नहीं सुना हो, अभी मैं उससे आपको रूबरू करवाता हूँ। शुरुआत करते हैं यहीं से अपनी। सबसे पहले कोरोजन ऑफ कॉपर। जब कॉपर पर, अच्छा कॉपर किस कलर का होता है जनरली, आपने कॉपर के वायर देखे हैं, वो लाल भूरे रंग का होता है ना, रेड ब्राउन कलर का नेचुरली होता है कॉपर। जब इस पर कोरोजन होता है, देखो कोरोजन और रस्टिंग का मतलब बिल्कुल सेम नहीं है। कोरोजन का मतलब है सिर्फ ख़राब होना, मेटल का ख़राब होना। रस्टिंग का मतलब है जंग लग जाना। जंग लगने से माने रस्टिंग से मेटल डिस्ट्रॉय हो जाती है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। कोरोजन डिस्ट्रॉय ज़रूर करता है, पर कहीं ना कहीं कोरोजन सेफ्टी भी ला सकता है। अभी आपको बताऊंगा कैसे। तो कोरोजन ऑफ कॉपर, आपने एक एग्जांपल देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर आप देखो तो शुरुआत में वो लाल भूरे रंग की थी, एक मूर्ति है, वो पुतला है, स्टैचू है। तो वो एक मेटलिक मूर्ति है, मेटलिक स्टैचू है जो कॉपर से बनी हुई है, और उसका शुरुआत में रंग लाल भूरा था। वक्त के साथ 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 उसका रंग हरा पड़ता चला गया, ग्रीनिश। तो कोरोजन ऑफ कॉपर, जब कॉपर पे कोरोजन होता है ना तो अपीयरेंस आती है ग्रीन। इसमें एग्जांपल सेट कर सकते हो अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आप चाहो तो इसे देख सकते हो। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रंग आज ग्रीन इसलिए ही हुआ है, उस पर कोई पेंट नहीं हुआ है, उसके कलर ग्रीन होने की वजह यही है कि उसमें जो कॉपर है वो कॉपर कोरोजन की वजह से अपनी सरफेस का कलर बदल चुका है, जो कि अब ग्रीन हो चुका है। ठीक है। दूसरा, कोरोजन ऑफ एजी, सिल्वर, चांदी। चांदी जैसा रंग है तेरा। तो चांदी जो होती है, पड़े 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 हम पहने भी रखते हैं, लगातार मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते आते उसका रंग काला पड़ने लगता है या नहीं, काला पड़ने लगता है। दूसरा, कुछ अच्छे शब्द आपके सामने आ रहे हैं। कोरोजन ऑफ ब्रास। क्या होता है ब्रास? क्या होता है ब्रास? एक अलॉय होती है ब्रास। अलॉय, 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 ये अलॉय क्या होता है सर? बताता हूँ। साथ में एक और नाम लिखना चाहूँगा, कोरोजन ऑफ ब्रॉन्ज। हाँ सर, ये ब्रॉन्ज भी हमने सुना है, मेडल मिलते हैं इसके। तो ये ब्रॉन्ज और ब्रास, ये कौन सी मेटल्स हैं? एक्चुअली अलॉय हैं, अलॉय। अलॉय क्या होता है? पहले वो जान लो, फिर इन दोनों के बारे में जानोगे तो आरामदायक कंडीशन रहेगी। अलॉय होता है अपना एक होमोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या है आप ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बताकर आ चुका हूँ। ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटालिक एलिमेंट्स और या तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ये, या फिर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ये भी लिख सकते थे कि, चलो आप काम करो, इन दोनों को इंक्लूड कर दो डेफिनेशंस को, अलग अलग क्या लिखने का मतलब है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटालिक एलिमेंट्स और वन मेटालिक एंड वन
नॉन मेटेलिक एलिमेंट। माने होमोजेनस मिक्सचर क्या है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे देता हूँ मैं आपको। जब नमक को पानी में मिलाते हो तो एक मिक्सचर है पहली बात, और ये होमोजेनस मिक्सचर है क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, जब आप एक गिलास लोगे, एक बड़ा सा गिलास लोगे, उसमें नमक मिलाओगे, पानी मिलाओगे, घुमाओगे, तो चाहे ऊपर से आप स्वाद चखो, नीचे से स्वाद चखो, कंपोजिशन दोनों जगहों से पूरे के पूरे सोल्यूशन में, पूरे के पूरे मिक्सचर में आपको सेम मिलता है। सो द कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज सेम इन होमोजेनस मिक्सचर। ये होमो का मतलब आया ही किसके लिए है, सिमिलैरिटी के लिए, समानता के लिए। अगर आप दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाओ, माने ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटलिक हैं, माने मेटल इसको मिलाया और मिलने के बाद में ये मेटल ही बना रहे हों, इनमें मेटलिक प्रॉपर्टी ही हो, तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। मेटल को मेटल से मिलाया, जो बना वो भी मेटलिक ही था। समझ रहे हो, होमोजेनिटी बरकरार है। इसी होमोजेनस मिक्सचर को आप अलॉय कहते हो, माने अलॉय कहीं ना कहीं मेटल ही होता है, बस मेटल्स का मिक्सचर होता है। क्या हर बार मेटल्स का ही मिक्सचर अलॉय को बनाएगा? एक मेटल और एक नॉन मेटल जब मिल जाएं तो भी अलॉय बन सकता है। सर एग्जांपल दो तब मानेंगे। मेटल और नॉन मेटल जब मिलेंगे तब जो अलॉय बनेगी, उसका एग्जांपल अपने पास में आपके घरों में डेली यूज़ होने वाला स्टील। ये बना होता है एक मेटल से जो कि है आयरन, और एक नॉन मेटल से जो कि है कार्बन। ठीक है, और मेटल्स के मिलने से बनने वाला जो एग्जाम्पल अपना आता है, इसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, एक आता है ब्रास और एक आता है ब्रॉन्ज। एक आता है ब्रास, एक आता है ब्रॉन्ज। ठीक है, जो ब्रास है वो दो मेटल्स को मिलाने पे आ रहा है। कौन कौन सी मेटल्स? एक कॉपर और एक जिंक। अब एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ। और ब्रॉन्ज किस किस को मिलाने पे आता है? एक कॉपर और एक टिन। ये अपना Sn होता है, इसको टिन कहा जाता है। अब सुनो, ब्रास में आपको लास्ट में S देखने को मिल रहा है, नाम में S देखने को मिल रहा है। Zn में से और Sn में से S कहाँ पर है? यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन, ध्यान रखना, क्रॉस कनेक्शन है। और ब्रॉन्ज में आपको Z देखने को मिल रहा है, जबकि जिंक में Z आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। माने जो कंपोजिशन ब्रास का है उस कंपोजिशन का क्रॉस ब्रॉन्ज की तरफ जा रहा है, क्योंकि Z दोनों में है। तो ध्यान रखना, गलती मत कर बैठना। और ट्रिक लगाओगे, इससे बढ़िया ये ट्रिक है। याद रखो कि ब्रॉन्ज और ब्रास लिख लो, जब भी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो आप ब्रास भी लिख लो, ब्रॉन्ज भी लिख लो। ब्रास के आगे मतलब किसी के आगे भी कुछ लिख लो, ये यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, क्योंकि आप पहचान जाओगे। जैसे ही आप लिखोगे तो आप ये देखोगे कि ब्रॉन्ज के क्रॉस में Z आना चाहिए। समझ रहे हो, ब्रॉन्ज के क्रॉस में Z आ जाएगा, इसका मतलब ब्रास के लिए ये चीज़ आ जाएगी। और ब्रास में S लग रहा है तो इसके पास S वाला नहीं आना चाहिए, S वाला ब्रॉन्ज के पास चला जाना चाहिए। जिसके नाम में जो चीज़ है ना, उस वाली मेटल का उससे कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो ब्रास में आता है कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में आता है कॉपर और टिन। ठीक है क्या? अब हमको बात करनी है प्लैटिना की। अच्छा, पहले मैं इनकी कलर तो बता दूँ। इन दोनों के कलर तो बता दिए। इन दोनों के कलर कैसे हैं? एक्चुअली इन दोनों के कलर सेम ही होते हैं। जैसा इसमें कलर आता है वैसा इसमें कलर आता है, और वो कलर है ग्रीनिश और ब्लूइश। पता नहीं स्पेलिंग ठीक है या नहीं, बट स्पेलिंग की परवाह किसको है। ग्रीनिश और ब्लूइश, इस कलर में इनके कोरोजन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैंने कहा कोरोजन हर बार जंग लगना होता है क्या? नहीं, कई बार कोरोजन, अगर आयरन के केस में कोरोजन हो रहा है तो ये जंग है, जंग लग जाना कहते हैं इसको। और इस कंडीशन में मेटल डिस्ट्रॉय होने लगती है, बर्बाद होने लगती है, वेस्ट होने लगती है। लेकिन कई बार कोरोजन बचाने का काम करता है। कहाँ कहाँ बचाने का काम करता है? कॉपर में, ब्रास में, ब्रॉन्ज में। कैसे बचाता है? इस शब्द से बचाता है।
पटीना। क्या होता है पटीना? एक्चुअली ये एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी लेयर होती है जो कि मेटल्स की सरफेस पर बन जाती है। क्या करती है? बचाव करती है, मेटल्स का बचाव करती है। एक सेकेंड ना, चलो शुरू करते हैं। एक सेकेंड। आओ देखते हैं, पटीना के बारे में जानते हैं। क्या होता है पटीना? मैं बता रहा था, मान लो कोई मेटल है, कोई मेटल सरफेस है, इस पर जो रंग है मेटल का, कोई ना कोई रंग तो होगा। जैसे कॉपर का भी रंग था, कॉपर का रंग रेड ब्राउन था स्टार्टिंग में, वो ग्रीन पड़ गया। तो इसकी सरफेस पर कोरोजन की प्रोसेस स्टार्ट हुई, तो इसका जो रंग है ना, वो रंग धीरे धीरे करके धुंधला पड़ने लगा। धुंधला मतलब फीका पड़ने लगा। इसका रंग धीरे धीरे कम इफेक्टिव होता हुआ दिखा। समझ रहे हो? और इस चीज़ को, रंग के छटने को, रंग के कम होने को, फेड होने को, या रंग के बदलने को, या नेचुरल कलर के चेंज हो जाने को हम कहते हैं टार्निश। क्या कहते हैं? टार्निश। समझ रहे हो? तो मैं कह सकता हूँ कि कलर टार्निश हो रहा है। ठीक है, तो पटीना क्या है? A tarnish in color on the surface of material a tarnish in color on the surface of material most commonly found in copper, brass, ब्रॉन्ज। माने कॉपर में, ब्रास में और ब्रॉन्ज में इनकी सरफेस पर कलर जो होता है ना, वो फीका पड़ जाए, कम पड़ जाए, उस कलर में कमी आ जाए, उस कलर में परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए। माने अ टार्निश इन कलर ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इसी चीज़ को पटीना कहा जाता है। क्या है पटीना? पटीना एक प्रोटेक्टिव लेयर है। एक्चुअली जैसा कि आयरन में रस्टिंग हो रही थी, तो आयरन की सरफेस पे जो रेड ब्राउन कलर था स्टार्टिंग में तो नॉर्मल कलर था आयरन का, बाद में जाकर ये रेड ब्राउन कलर हो जाता है। और जंग जो लगती है, रस्टिंग, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो इस पूरे आयरन को ख़त्म कर देगी। लेकिन पटीना क्या है? इसकी सरफेस अभी खाली है, जैसे ही मॉइस्चर, एयर इस पर रिएक्ट करेंगे आकर, तो ये कॉपर, मान लो ये कॉपर है, तो ये हरा पड़ने लगेगा। जैसे ही हरा पड़ने लगेगा ना, तो हरे पड़ने से इसकी फर्स्ट लेयर, इस मेटल के सबसे ऊपर की जो लेयर है, मेटल तो अंदर भी है इसके और ऊपर भी है, तो ऊपर की जो सरफेशियल लेयर है ना, देखो पहले इसका रंग कुछ था वाइट कलर का, इसकी पूरी ऊपर की सरफेस को मान लो ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन सब ने रिएक्शन करी, तो जो ऊपर की सरफेस का जो कलर है वो इस तरीके से चेंज हो गया, धीरे धीरे करके चेंज हो गया। क्या इसके अंदर की मेटल ख़राब हुई? नहीं सर, बस इसकी ऊपर सरफेस लेयर, जितना भी सरफेस है ना, सरफेशियल एरिया, उसका कलर बदल गया, उसका कलर टार्निश पड़ गया। समझ रहे हो? इससे होगा क्या? ये जो लेयर बनी है ना, लेयर, कहीं की लेयर, पटीना नाम की लेयर, ये एक पतली सी लेयर है। और ये एक बार शुरुआत में जो ये पटीना बनी है, ये कोरोजन की वजह से बनी है। लेकिन ये पटीना अब फर्दर कोरोजन को रोकेगी, माने कोरोजन को आगे नहीं होने देगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, which stops
फर्दर कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब पटीना का रंग कैसा कैसा हो सकता है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो सुनो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ copper sulfates, copper sulfides, copper carbonate, और कॉपर क्लोराइड्स। पटीना का फॉर्मेशन होता है कॉपर सल्फेट बनने से, कॉपर सल्फाइड बनने से, कॉपर कार्बोनेट बन सकते हैं या कॉपर क्लोराइड बन सकते हैं। तो वो एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर सल्फेट्स ज़्यादा हैं, माने ऐसे कंपाउंड्स या ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर सल्फेट्स ऐसे आयन्स ज़्यादा हैं, सल्फाइड जैसे आयन ज़्यादा हैं, क्लोराइड जैसे आयन ज़्यादा हैं, या कार्बोनेट जैसे आयन ज़्यादा हैं, डिपेंड करता है आसपास के एनवायरनमेंट पे। उसके बेसिस पर इनमें से क्या बन रहा है और उसका रंग क्या है वो डिसाइड करेगा पटीना का कलर। माने पटीना का फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बनने की वजह से होता है। अब इनमें से कौन सी चीज़ बनेगी और उसका क्या रंग होगा ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। तो आगे की लाइन हम पूरी करते हैं। सो द कलर ऑफ पटीना इज decided by external environment। समझे क्या? क्लियर हो गई बात? ये हमने पटीना के बारे में जाना। अब हमारा छोटा सा पॉइंट बच रहा है कि जो कोरोजन है इसको हमको रोकना तो है ही, तो कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या तरीके हैं प्रिवेंट करने के, वो छोटी सी बात। उसके बाद रैंसिडिटी, तो एक स्लाइड और भरेगी, चैप्टर फिनिश। हटता हूँ साइड में, आप तब तक कॉपी करो। चलिए शुरू करते हैं अपने आगे के पॉइंट से। दो मुद्दे बोले थे ना मैंने, एक ये कि भाई कुछ और चीज़ों पर कोरोजन की बात की, कॉपर पर, सिल्वर पर, ब्रास पर, ब्रॉन्ज पर। एक छोटा सा ट्रिक भी दिया आपको ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए। दूसरा मुद्दा हमारा इसमें था प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ कोरोजन। माने आप चाहोगे क्या आपके घर पे लोहे को जंग लग जाए? डेफिनेटली नहीं। तो उसके लिए प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, 3 मेन प्रिवेंशंस हैं। पहला सबको पता है, पेंट लगा दो, है ना, बेसिक सी बात, इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है, पेंटिंग। दूसरा सर ग्रीस या फिर ऑयल, उसका लेप लगा दो, कम इफेक्टिव तरीका है हमें पता है, लेकिन ये करता क्या है, तो ये घिस भी जाता है ना, हट भी जाता है फटाफट से। तो ग्रीस और ऑयल लगाने से जो एयर है, जो वाटर है, उसके साथ मेटल का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, बीच में बैरियर बन जाता है वो, समझ रहे हो? तो मतलब अप्लाइंग ग्रीस ऑयल, ऑयल ग्रीस या ऑयल लगा दो। तीसरा और बड़ा खास पॉइंट जो है हमारा गैल्वेनाइजेशन। आपको यहाँ एक ज्ञान का बिंदु भी मिलेगा। हमको इसी गैल्वेनाइजेशन को आगे डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। देखो यहीं से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, बाकी के दो में क्या ही डिटेल पढ़े भाई,
गैल्वेनाइजेशन डिटेल वाला पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं, बड़े काम की चीज़ है। आओ क्या बात है ललिता। चलो, तो क्या है गैल्वेनाइजेशन? एक्चुअली गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या किया जाता है इस प्रोसेस में सर? सर इसमें मेटल की सरफेस पर जिंक नाम की जो मेटल है ना, उसका लेप लगाया जाता है। जिस मेटल को आपको कोरोजन से बचाना है उस पर लेप लगा दो। किसका लेप लगा दो? मेरा या आपका? जिंक का लेप लगा दो। उससे क्या होगा? और जिंक ही क्यों लगाया? ये दो सवाल बड़े ही रोचक हैं, आओ बताता हूँ। पहली बात, उससे क्या होगा? तो गैल्वेनाइजेशन या फिर जिंक की प्रोटेक्टिव लेयर आप इसलिए लगा रहे हो ताकि आप कोरोजन से बचा सको। अब दूसरा सवाल, जिंक ही क्यों लगाया? या फिर यूँ कहो कि जिंक ने ही कोरोजन से कैसे बचाया? बताता हूँ कैसे। पहला डेफिनेशन लिखो, अ प्रोसेस in which a protective covering of zinc is applied on metallic surface, या फिर आप कह दो आयरन कह दो या मेटलिक सरफेस कह दो, स्पेशली लोहे को बचाने के लिए किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। जिंक इज अप्लाइड ऑन मेटलिक सरफेस और आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब मेरा सवाल, काय को जिंक ही काय को, कोई और मेटल क्यों नहीं? इसकी दो वजहें हैं। क्वेश्चन सुनो पहले तो, वाई ओनली जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट टू प्रिवेंट कोरोजन फॉर आयरन? मैंने लोहे के लिए जंग को अगर दूर रखना है तो जिंक का इस्तेमाल क्यों किया? उसका पहला कारण, फर्स्ट रीज़न, मेजर रीज़न है वो, जिंक इज more reactive than iron, so that it acts as a barrier by इट एक्ट्स एज अ बैरियर। क्या लिखूँ इस पर मैं? इसको एनोड बनना होता है। इट एक्ट्स एज अ बैरियर लाइक, चलो पहला पॉइंट ये लिखो, इट एक्ट्स एज अ बैरियर ड्यू टू formation of ZnO। ZnO क्यों बना अभी बता देता हूँ, समझो, डायग्राम से बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो ये है अपना आयरन, ये क्या है अपना आयरन, ओके, ये अपना आयरन है। अभी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, नमी है, मॉइस्चर है। अब मैंने क्या किया, जिंक की परत इस पे चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? जिंक की परत मैंने इस पे चढ़ा दी। समझ रहे हो? ये मैंने ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी, नीचे भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने ऊपर चढ़ाई है जिंक की परत।
ठीक है, ओके। ब्लू ब्लू कलर से दिख रही होगी इसके ऊपर में। अब हुआ क्या, जैसे ऊपर से अपना ऑक्सीजन, वाटर, जब ये रिएक्ट करने आएंगे तो दो लोग रिएक्ट करने वाले थे। अगर जिंक नहीं होता तो सिर्फ Fe, लेकिन जब जिंक आ गया है तो जिंक भी रिएक्ट कर सकता है, Fe भी रिएक्ट कर सकता है। लेकिन ज़्यादा रिएक्ट कौन करेगा सर? जिंक की एक्टिविटी या रिएक्टिविटी Fe से ज़्यादा होती है। सर आपको कैसे पता, रट रखा है क्या? हाँ, और आपको रटवाया भी है। एक ट्रिक दी थी मैंने, एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान, याद है क्या? खिलाड़ी ने कैल्शियम मांगा, आलू पकड़ा दिए, जंग छिड़ गई। तो पहले जंग आता था, उसके बाद फिर क्या होगा, माने नीचे आता था, जड़न ऊपर आता था। और मैंने बताया था रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ऊपर आएगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल नीचे आएगी वो लीस्ट रिएक्टिव होगी, कम रिएक्टिव होगी। तो आयरन से ऊपर आता है Zn, इसका मतलब जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। जब जिंक, अब देखो वाटर तो हर जगह नहीं होता, वाटर तो वेपर की फॉर्म में, इसलिए इसका अमाउंट बहुत कम है। लेकिन ऑक्सीजन वाटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो जिंक इस ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट करता है और इन दोनों की रिएक्शन ZnO का फॉर्मेशन करती है, जिंक ऑक्साइड। और यहाँ एक पतली सी परत बिछ जाती है जिंक ऑक्साइड की। हाँ जी क्लास, एक्चुअली मुझे कॉल आ गया था मेरे स्टूडेंट्स का, थोड़ा ज़्यादा ही नॉटी है ना, तो परेशान करने लग गए कॉल पे। 20 मिनट बात करी उन्होंने, तो इसलिए मुझे जाना पड़ गया। बीच में क्या वीडियो स्टॉप हो गया था, वापस स्टार्ट करता हूँ अपने पॉइंट से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आयरन है इसके ऊपर जो जिंक हमने लगाया है, जिंक का मेटल जो हमने लगाया है, कसम से स्टूडेंट्स बड़े नॉटी होते हैं यार। देखो, तो जिंक जो हमने लगाया है ये ऑक्सीजन और वाटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है काफ़ी कम मात्रा में है ज़मीन के इस इलाके में, समझ रहे हो, जहाँ पर आप रह रहे हो। और ऑक्सीजन का लेवल तो ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा आती है और जिंक से और आयरन से रिएक्शन करने के लिए आगे बढ़ती है। ऑल्दो जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, इसलिए जिंक इस ऑक्सीजन के साथ पहले रिएक्ट करता है और ज़्यादा रिएक्ट करता है। जैसे ही जिंक और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड बन जाता है। और ये जिंक ऑक्साइड की लेयर इस आयरन की मेटल के ऊपर, आयरन की मेटलिक सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो बताओ, क्या ये बैरियर की तरह काम कर रही है, नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। माने ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो, ये जिंक ऑक्साइड, पहले जिंक की मेटल थी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही जिंक ऑक्साइड की लेयर बन गई। तो जिंक ऑक्साइड की लेयर ऑक्सीजन गैस और आयरन के बीच में आ रही है, नहीं आ रही? तो एक तरीके से ऑक्सीजन और आयरन के बीच में जिंक ऑक्साइड की लेयर एक बैरियर बना देती है, अवरोध, रास्ता रोक देती है। ठीक है, फिर सवाल उठता है कि यहाँ पर ऐसी मेटल डालनी है आयरन के ऊपर जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा हो। तो और मेटल्स भी तो हैं जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है। सोडियम, उसको भी ले सकते थे, पोटेशियम, उसको भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर मेन रीज़न ये है जिंक को लेने का कि पहली बात, ये आयरन से रिएक्टिव ज़्यादा है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है। अगर गलती से वो किसी एक वाटर वेपर के मॉलिक्यूल से बाइंड कर गई तो विस्फोट हो जाएगा ना। उसके बाद मेटल को फ्री सरफेस ऑक्सीजन के एक्सपोजर में आ जाएगा और मेटल के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी मेटल लेना ज़रूरी है जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा तो हो ही, प्लस वो कम एक्सपेंसिव हो। ठीक है, दूसरा रीज़न ये भी है कि वो कम एक्सपेंसिव हो। तो जिंक इज़ लेस एक्सपेंसिव टू। ठीक है, तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है, राइट। अब एक पॉइंट छोटा सा और है, नोट फॉर्म में लिखवा देता हूँ। वो पॉइंट मैंने यहीं के लिए रोक रखा था। ये कहता है वो नोट पॉइंट कि द मेटल्स
सिचुएटेड अबो, अपर नहीं, अबो इन reactivity series act as एनोड। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, अब ये पुरानी बात है जब मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ाई थी, तो ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने उसके नोट्स बनाए, लेक्चर अटेंड किया और उसको रिवीजन में भी पूरा कर लिया। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल्स ऊपर आती हैं ना, अबोव, जो एलिमेंट्स ऊपर आते हैं वो सब एनोड की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, द मेटल्स situated below in series act as अब ये पॉइंट मैंने क्यों लिखवाया, ये नोट मैंने क्यों लिखवाया, सुनो। जिंक ऊपर आ रहा है ना, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है ना, आयरन नीचे आता है, तो जिंक एक्ट करता है एनोड की तरह, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, पहले बता चुका हूँ इलेक्ट्रोलिसिस में, जहाँ पर ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक के साथ में ऑक्सीजन का बाइंडिंग पहले हुआ, माने जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो क्यों हुआ जिंक का ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक ऊपर आता है, और जो मेटल्स, जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आते हैं वो सब एनोड की तरह बिहेव करते हैं, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ पर जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ और जिंक ऑक्साइड बन गया। बात क्लियर? ये था अपना प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब हमारा लास्ट पॉइंट बच रहा है रैंसिडिटी। इसको कॉपी करो, इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। चलिए 2-3 मिनट की और छोटी सी कहानी बच रही है, उसको पूरा कराता हूँ। हमने बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन के डेली लाइफ में आने वाले 2 एग्जांपल्स हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन, और दूसरा एग्जांपल है रैंसिडिटी। आओ उसी से शुरुआत करते हैं। तो सेकंड नंबर पर अपना रैंसिडिटी आता है। क्या है रैंसिडिटी? मैंने डेफिनेशन लिखता हूँ, बड़ा आसान है, अब बहुत छोटा सा टॉपिक है, खत्म। रैंसिडिटी क्या है? फूड का ख़राब हो जाना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। पर कैसे फूड का? जिसमें फैट्स हों, ऑयल्स हों, ठीक है। मतलब फूड कंटेनिंग ऑयल्स and fats gets damaged by action of oxygen and change their स्मेल या फिर ऑर्डर एंड टेस्ट एंड बिकम अनडिजायरेबल टू ईट। दिस condition is known as rancidity, and damaged food is known as rancid food। माने वो फूड जिसमें ऑयल्स हैं और फैट्स हैं वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। कैसे? एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, माने ऑक्सीजन की वजह से, और बदल जाता है उसका गंध, सांस लेना मतलब गंध, स्मेल, ऑर्डर को स्मेल बोलते हैं, और टेस्ट माने स्वाद।
और वो अनडिज़ायरेबल हो जाता है खाने के लिए, मतलब वो खाने लायक नहीं रहता। किस वजह से हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। इस कंडीशन को हम कहेंगे रैंसिडिटी, और इस फूड को जो डैमेज हो चुका है उसे कहेंगे रैंसिड फूड। हिंदी में इसे, इस रैंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। यही से आप समझ सकते हो, विकृत मतलब होता है खराब हो जाना, गंधिता मतलब गंध, ऐसे फूड में से गंध बहुत खराब होती है। क्या है इसका प्रिवेंशन, कैसे आप फूड को बचाएं? बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं। पहला, ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या होता है ऑक्सीडेंट? एक ऐसा केमिकल होता है जो जब फूड के अंदर डाला जाता है ना, या फूड में नेचुरली प्रेजेंट भी होता है, तो उस फूड के अंदर ऑक्सीजन की वजह से जो डैमेज होता है, जो गैसेस निकलती हैं, उस होने वाले डैमेज को, निकलने वाली गैसेस को ये एंटीऑक्सीडेंट्स रोक लिया करते हैं, मैंने डैमेज को नहीं होने देते हैं, तो फूड बच जाएगा, है ना। पैकेजिंग ऑफ फूड इन नाइट्रोजन पैक्ड इन नाइट्रोजन पैकेजेस, इन नाइट्रोजन, क्या क्या कहा जाए, ऐसे क्या कहा जाए? पैकेजिंग ऑफ फूड विद नाइट्रोजन गैस। शॉर्ट में, एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी होने वाली है ओवर, 5% ज़्यादा मामला चल रहा है, तो मैं लेक्चर फटाफट से कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बच रहा है और टॉपिक बड़ा ईजी है। थर्ड और आखिरी पॉइंट जो सबसे बेहतर भी है अपना, कि यूज़ रेफ्रिजरेटर्स। स्पेलिंग के लिए माफ़ कर देना। रेफ्रिजरेटर क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो फंगस होते हैं, ये जब फूड पर अटैक करेंगे या फिर ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा होगी, ऐसी जगहों पर अगर आप अपने फूड को रखोगे तो वो ख़राब होगा, तो उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को कम कर देता है, तो यहाँ पर माइक्रोब्स काम नहीं कर पाते। तो ये 3 कंडीशंस हैं। और नाइट्रोजन क्या करती है? इनएक्टिव गैसेस की तरह, वैसे नोबल गैस नहीं है ये, लेकिन ये इनएक्टिव माहौल को क्रिएट करती है, जिससे जो फूड है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं पाता, तो ख़राब नहीं हो पाता। तो ये हमारी आज की कहानी थी, बड़ी बेसिक सी। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट होता है। ताली बजाओ। साथ ही साथ अब हम शुरू करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट को। तो दिल से कहूंगा, जय श्री राम।